नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, उन 22 भाग में से आज हम बात करेंगे भाग 17 के ऊपर, जिसका विषय है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाग 17 पढ़ने से पहले उसका पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो चर्चा करेंगे आज भाषा संबंधी उपबंध के ऊपर। भाषा संबंधी उपबंध यानी कि प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज। प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचार को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। और भाषा 3 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये बचपन में पढ़े आप लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के बारे में। देखिए, भाषा जो है वो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी समाज का अगर विकास की पहचान करना हो कि वो समाज विकास कर रहा है कि नहीं, तो विकास की पहचान जो है उसकी भाषा और उसके भाषा में शब्दों के चयन से की जाती है कि उस समाज के व्यक्ति विशेष किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनके भाषा में किस तरह के शब्दों का चयन किया गया है, वे किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर जो है हम किसी भी समाज की विकास की पहचान कर सकते हैं। और देखिए, भाषा जो है हमारे विकास और सामाजिक संस्कृति की पहचान का भी साधन है। बिना भाषा के मनुष्य जो है सर्वथा अपूर्ण है। तो इसका मतलब भाषा जो है समाज की विकास की पहचान है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा को देखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, ये जो राजभाषा शब्द है, ये राजभाषा शब्द जो है वो भारत की आजादी के पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता था। यानी कि आजादी के पहले, भारत की आजादी के पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता था। क्या हुआ कि सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी, जो कि महात्मा गांधी के समधी जी हैं, श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में क्या किए कि नेशनल लैंग्वेज के समानांतर एक जो है स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग शुरू किया। यानी कि सर्वप्रथम स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो शुरू कौन किए हैं? राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा, स्टेट लैंग्वेज का हिंदी राजभाषा हुआ करता था। तो स्टेट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो शुरू किए वो संविधान सभा में राजगोपालाचारी ने किए। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा और स्टेट लैंग्वेज में अंतर रहे। यानी कि यहां पर देखिए, नेशनल लैंग्वेज का हिंदी क्या था? राष्ट्रभाषा। यानी कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे। तो इस अंतर को कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने संविधान सभा में 1949 में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किए। और संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में, संविधान सभा के कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो था वो था राजभाषा। और इस प्रकार पहली बार यह शब्द जो है प्रयोग में आया था। कौन भाषा? राजभाषा, यानी कि स्टेट लैंग्वेज। लेकिन बाद के दिनों में जब संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त समझा गया। बाद के दिनों में जब संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था
तो संविधान के प्रारूप को तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो था वो राजभाषा ही था, न कि कार्यालयी भाषा या सरकारी भाषा। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब कार्यालयी भाषा नहीं था, राजभाषा ही रखा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी। तो यहां पर हम लोग देखिए कि किस प्रकार जो है राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज से बनाई ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान के प्रारूप को तैयार करते वक्त ऐसा किया गया था। आपको बता दें कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रारूप तैयार किए BN राव ने, अंबेडकर जी ने तैयार किए हैं। अंबेडकर ने BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पे जो है अध्ययन किया उसका। ठीक है, यानी कि प्रारूप समिति जो बना था उसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो आगे बात करें, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, ये संविधान के भाग 17 का विषय है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ये भाग 17 का विषय है और इसमें अनुच्छेद जो है वो 343 से लेकर 351 तक दे रखा है। 343 से लेकर 351 तक का अनुच्छेद जो है वो भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए दिया गया है। अगर बात करें राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध के बारे में, यानी कि संविधान के अधीन जो हमारा संविधान है, तो संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं अपनाया गया है। संविधान के अधीन हिंदी को केवल राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया है। यानी कि हमारे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हिंदी है, लेकिन वो नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा है। देखिए ये भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दे रखा है और इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधानों को दिया है और इसको जो है 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। इसको 4 अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। 4 अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक में है संघ की भाषा। क्या है नंबर 1 में? संघ की भाषा। संघ की भाषा नंबर 1 में है संघ की भाषा। नंबर 2 में है क्षेत्रीय भाषाएं या प्रादेशिक भाषाएं। क्षेत्रीय भाषाएं या प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं। और अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि की भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा, आदि की भाषा। उसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में है भाषा संबंधी विशेष उपबंध। क्या है? भाषा संबंधी विशेष उपबंध। विशेष उपबंध। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के भाग 17 जिसमें राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दे रखा है और उन अनुच्छेदों को 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है संघ की भाषा, इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद जो है 343 और 344 दे रखा है। संघ की भाषा में अनुच्छेद क्या है? 343 और 344। उसके बाद प्रादेशिक भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा, इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें इसमें अनुच्छेद 345, 346 और 347 3 अनुच्छेद जो है वो प्रादेशिक भाषाएं यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं के अंतर्गत आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा जो है उसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 348 और 349 को दे रखा है। किसके अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 348 और 349 है।
उसके बाद जो भाषा संबंधी विशेष उपबंध है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद दे रखा है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद दे रखा है वो अनुच्छेद है 350 और 351 को दे रखा है भाषा संबंधी विशेष उपबंध के अंतर्गत। तो ये 4 अध्याय जो देखे आप भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 के अंतर्गत, तो उसमें आज हम देखेंगे संघ की भाषा को, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 को दे रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए उसके बाद बात करते हैं संघ की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 दे रखा है। तो देखिए पहला जो है संघ की भाषा, संघ की भाषा, संघ की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। देखिए लैंग्वेज ऑफ द यूनियन यानी संघ की भाषा जो कि पहला अध्याय है, इसमें अनुच्छेद क्या क्या है, अनुच्छेद 343 है और 344 है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 343 के ऊपर। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 343 जो है उसमें संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा कहां है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या है? संघ की राजभाषा है। अब देखिए अनुच्छेद 343 का और कई उपबंध है, उसमें क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 343 का एक, अनुच्छेद 343 का एक क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 343 का एक कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि क्या होगा? लिपि होगा देवनागरी, देवनागरी, लिपि क्या होगा? देवनागरी। अनुच्छेद 343 का एक बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला अंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। यानी कि यहां पर भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है, लेकिन अगर अंक का प्रयोग करना है तो वो अंक जो होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय, न कि देवनागरी। से मान लिया कि अगर 4 लिखना है आपको तो 4 इस तरह लिखाएगा, न कि इस तरह का 4 बाबा जी की मोटरिया, इसका प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 343 का 2, अनुच्छेद 343 का 2 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 343 का 2 कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक, यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक संघ के सभी शासकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे 1950 के पहले होता था। यहां पे 43 के 1 में लिखा है कि राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगा। लिपि के बारे में कहा कि अगर अंक लिखना है तो अंक अंतरराष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। यहां 343 का 2 कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सारे कार्य जो है अंग्रेजी भाषा में ठीक उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार 1950 के पहले होता था। देखिए यहां पर 343 के 2 के पास ये भी लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान एक आदेश के द्वारा संघ के सभी प्रशासकीय कार्यों के हेतु अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का प्रयोग का प्रावधान कर सकते हैं। यहां पर जो रोका गया था, यहां पर लिख दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके क्या कर सकते हैं कि संघ के सभी प्रशासकीय कार्यों हेतु, संघ की सभी प्रशासकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग का प्रावधान कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर है अनुच्छेद 343 का 3, 343 का 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 343 का 3 कहता है कि संसद जो है, संसद 15 वर्षों की अवधि के पश्चात
विधि बनाकर हिंदी भाषा और देवनागरी अंकों का प्रयोग कर सकेगा। संविधान में लिखा था अनुच्छेद 343 के 3 में कि 15 वर्षों के बाद अधिकार किसके पास चला गया? संसद के पास। और अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर भाषा के रूप में हिंदी का और लिपि के रूप में देवनागरी अंकों का भी प्रयोग कर सकेगा। तो ये था अनुच्छेद 343। अब देखते हैं अनुच्छेद 344 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 की बात करें, अनुच्छेद 344 यानी कि संघ की भाषा में जो दो अनुच्छेद है 343 और 344, तो 343 को देखिए। अब देख रहे हैं अनुच्छेद 344 को, जिसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की बात किया गया है। राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में आयोग बनेगा, आयोग और संसदीय समिति की बात कर रहा है। देखिए, राजभाषा के संबंध में राजभाषा आयोग बनेगा और उस आयोग की समीक्षा की जांच करने के लिए संसदीय समिति बनेगा। तो इसका प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 344 में, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। ठीक है। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 344 का भी कई उपबंध है। तो यहां पर देखते हैं अनुच्छेद 344 का एक क्या कहता है। अनुच्छेद 344 का एक क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पश्चात एवं पुनः 10 वर्ष पश्चात, राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पश्चात एवं पुनः 10 वर्ष के पश्चात आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, ये लिखा है अनुच्छेद 344 का एक में कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो एक अध्यक्ष और, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। और उन सदस्यों और का जो नियुक्ति करेंगे वो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर 344 में जो है राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। 344 के एक में कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा संविधान लागू होने के 5 वर्ष और फिर पुनः 10 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 का 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 का 2 के तहत जो है आयोग का कर्तव्य होगा, जब आयोग का गठन कर दिया गया तो 44 का 2 कहता है कि अब आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपे। तो अपनी रिपोर्ट को सौंपना है किसको? अपनी रिपोर्ट सौंपेगा किसको? राष्ट्रपति को। अब आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपे। ये बोलता है अनुच्छेद 344 का 2। अब देखिए अनुच्छेद 344 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 का 3, अनुच्छेद 344 का 3 क्या कहता है। देखिए, एक में आयोग बनेगा राजभाषा आयोग, 2 में वह आयोग जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुच्छेद 344 का 3 में कहता है कि आयोग जो है अपने सिफारिश में, आयोग जो सिफारिश करेगा तो आयोग अपने सिफारिश में औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी के अलावा अन्य भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और उनके हितों को ध्यान में रखेगा। ये अनुच्छेद 344 का 3 बोलता है कि आयोग जो अपना सिफारिश करेगा तो सिफारिश में भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का भी ध्यान रखेगा और साथ में लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी के अलावा अन्य भाषी क्षेत्रों के व्यक्ति जो होंगे उनकी न्याय संगत दावों और उनके हितों को भी ध्यान में रखेगा। ये बोलता है अनुच्छेद 344 का 3। उसका देखिए अनुच्छेद 344 का 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 का 4, 344 का 4 क्या कहता है। ये कहता है कि आयोग जो सिफारिश देगा तो आयोग के सिफारिश के अध्ययन एवं राष्ट्रपति के इस संबंध में अपने विचार देने के लिए, जब आयोग बना
आयोग रिपोर्ट होगा किसको, राष्ट्रपति को। रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, अब जब रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा 44 के अंतर्गत 4 के अंतर्गत, तो रिपोर्ट की सिफारिश का अध्ययन करने के लिए और फिर राष्ट्रपति को अपना विचार देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। यहां पर क्या किया गया, संसदीय समिति का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार। देखिएगा अनुच्छेद 344 खुद कहा है क्या कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन। यहां आयोग का गठन किया गया, 1 में, 2 में अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा, 3 में रिपोर्ट में क्या लिखेगा और 4 में संसदीय समिति का गठन किया जाएगा रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए और राष्ट्रपति को अपना विचार देने के लिए। अच्छा, ये संसदीय समिति जो बनेगा इसमें 30 सदस्य होंगे। इस संसदीय समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 30 सदस्यों में से 20 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा के। इस संसदीय समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें 10 सदस्य होंगे राज्यसभा से और 20 होंगे लोकसभा से। और इसका चुनाव जो होगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार जो है इसका चयन किया जाएगा। उसके बाद देखिए 344 का 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 344 का 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 के 5 में कहा गया कि संसदीय समिति का कर्तव्य होगा। यहां पर 44 के 4 में संसदीय समिति का गठन किया गया और 44 के 5 में बोलता है कि संसदीय समिति का कर्तव्य होगा कि वह अनुच्छेद 344(1) के तहत जो आयोग गठित किया गया है उसकी सिफारिशों की समीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय संबंधी प्रतिवेदन दे। यहां पर 5 में कहता है कि जो रिपोर्ट सौंपेगा, कौन, जो रिपोर्ट सौंपेगा राजभाषा आयोग, तो अनुच्छेद 344(1) के तहत गठित आयोग की सिफारिश की समीक्षा कौन करेगा, संसदीय समिति करेगा। और संसदीय समिति क्या करेगा कि राष्ट्रपति को अपनी राय संबंधी प्रतिवेदन देगा। अब देखिए, अब है अनुच्छेद 344 का 6, यानी 6 उपबंध है। अनुच्छेद 344 का 6 उपबंध है, इसमें अब देख रहे हैं अनुच्छेद 344 का 6। देखिए इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 344 के 6 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 345(5) में उल्लेखित प्रतिवेदन, क्योंकि 5 में प्रतिवेदन देना है किसको, संसदीय समिति को, तो अनुच्छेद 344 के 5 में जो संसदीय समिति प्रतिवेदन दे रहा था राष्ट्रपति के पास, तो 6 में कहता है कि राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद संपूर्ण प्रतिवेदन को या उसके किसी भाग के अनुसार जो है निर्देश देंगे। तो ये बात किया अनुच्छेद 344 के 1 से लेकर 6 तक। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है, अब यहां पे कुछ विशेष बातों पे जो बात किया गया अनुच्छेद 344 में कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन की बात किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 344 के 1 के तहत 1955 में, क्योंकि 1 में क्या कहा गया था, 1 में कहा गया था कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत क्या हुआ कि 1955 में, क्योंकि 5 वर्ष के बाद करना था आयोग का गठन, तो 1955 में राष्ट्रपति जो है बीजी खैर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1955 में अनुच्छेद 344(1) के तहत जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किए, और बीजी खेर की अध्यक्षता वाली आयोग जो है वो आयोग जो है 344(2) के अंतर्गत अपना रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को दिया। ये रिपोर्ट कब दिया, 1956 में रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ध्यान दीजिएगा 344(1) में क्या कहा गया था, आयोग का गठन किया जाएगा। 344 के 2 में कहा था कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। तो 344(2) के अनुसार जो है
बीजी खैर की अध्यक्षता वाली राजभाषा आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब देखिए अनुच्छेद 344(4) के अनुसार क्या हो रहा है कि 1955 में जो बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित आयोग था, तो उस आयोग का जो समीक्षा किया था, तो आयोग के जो सिफारिश किया गया उसकी समीक्षा के लिए 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। और संसदीय समिति का गठन कहाँ किया जाता है? अनुच्छेद 344 के 4 में। तो 344(4) के अंतर्गत जो है, जो बीजी खेर की अध्यक्षता वाली आयोग गठित की गई थी, तो उस आयोग की समीक्षा करने के लिए 57 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत शास्त्री, पंडित गोविंद बल्लभ शास्त्री की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? संसदीय समिति का गठन किया गया। और अनुच्छेद 344(5) के तहत इस संसदीय समिति ने जो है क्या किया? आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की। ठीक है। अब देखिए वहां जो कहा गया था कि 5 वर्ष और पुनः 10 वर्ष के बाद, तो 1960 में भी एक आयोग का गठन किया जाना था, लेकिन आयोग का गठन नहीं किया गया, जिसका कल्पना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में किया गया था। 344 के 1 में कहा गया था कि 5 वर्षों के उपरांत और पुनः 10 वर्षों के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। 5 वर्षों के बाद तो किया गया बीजी खेर की अध्यक्षता में, परंतु 10 वर्षों के बाद आने की 1960 में जो है आयोग का गठन नहीं किया गया था, जिसका कल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में की गई थी। अब देखिए क्या है कि संसद के द्वारा 1963 में, क्योंकि बात किया गया था कि 15 वर्ष के बाद संसद जो है कानून बनाकर हिंदी को राजभाषा बना सकता है और देवनागरी अंकों का प्रयोग कर सकता है। तब देखिए अब क्या है कि संसद क्या करता है कि 1963 में संसद द्वारा 1963 में एक अधिनियम पारित किया गया और उसके द्वारा संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को 1965 के बाद भी जारी रखने के साथ हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया। ये जो 63 में जो अधिनियम पारित किया भारतीय संसद, उसमें कहा गया कि सभी सरकारी कार्य, संघ के सभी सरकारी कार्य और संसद की कार्यवाही 1965 के बाद भी अंग्रेजी में होते रहेंगे और साथ में हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रयोग का भी उपबंध किया गया। लेकिन देखिए जो 1963 में जो संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया था, तो उस अधिनियम में अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग कब तक होगा, इसका सीमा निर्धारण नहीं किया गया। हालांकि 1967 में कुछ मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि अंग्रेजी में कार्य अब कब तक होता रहेगा, इसके लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं बना है और साथ में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। 67 में इस अधिनियम में 1963 वाली अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया कि अंग्रेजी के साथ जो है हिंदी के साथ जो है अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए क्या कहा गया। अब देखिए यहाँ पर 2 अनुच्छेद जो अलग है उसका चर्चा यहाँ पर करना उपयुक्त होगा, जरूरी होगा। एक है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 120 में। और फिर है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में कहता है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का बात कहा है। तो अनुच्छेद 120 और 210 को भी याद रखना है यहाँ पर। तो आज देखिए हम लोग संघ की भाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 की बात किए और साथ में अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 की चर्चा किए। अनुच्छेद 120 में है
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और अनुच्छेद 210 में है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे प्रादेशिक भाषाएं यानी कि रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 345, 346 और 347 की बात किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।